हिंदी भाषा का टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है अभिकथन। भाषा मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य केवल छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों का मापन करना नहीं, बल्कि उनकी भाषाई दक्षताओं का निरंतर संवर्धन करना है। तो जो भाषा का मूल्यांकन का उद्देश्य जो है केवल छात्रों की जो शैक्षणिक उपलब्धि है उसका मापन करना ही नहीं है, बल्कि क्या है उनकी जो भाषाई दक्षता है या उसकी जो लैंग्वेज कैपेसिटी है उस कैपेसिटी या एफिशिएंसी को क्या करना, निरंतर संवर्धन करते रहना, निरंतर या कंटिन्यू उसको क्या करते रहना, इम्प्रूव करते रहना। ये जो है भाषा मूल्यांकन की मुख्य उद्देश्य है। ये जो अभिकथन ये सत्य है। कारण दिया गया है मूल्यांकन की प्रकृति। मूल्यांकन की प्रकृति क्या होती है? सुधारात्मक होती है। सुधारात्मक मतलब जहाँ पे कमियाँ हैं उस कमियों को सुधार करना। जो सिखाने की प्रक्रिया के दौरान आने वाली कमियों को पहचान कर प्रतिपुष्टि प्रदान करती है। तो जो सीखने हो गया लर्निंग, और सिखाने वाला टीचिंग की प्रक्रिया के दौरान आने वाली जो कमी है उस कमी को पहचान करना और पहचान कर उसको प्रतिपुष्टि प्रदान करना, मतलब उसमें सुधार करना या इम्प्रूव करना। ये जो कारण भी सत्य है और अभिकथन भी सत्य है, और एक कारण अभिकथन की व्याख्या भी कर रहा है, एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और एक कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है अभिकथन। भाषा सीखने की प्रक्रिया में गलतियां एक बाधक तत्व है जिन्हें तत्काल कठोरता से सुधारा जाना चाहिए। ये जो अभिकथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भाषा सीखने की जो प्रक्रिया में या प्रोसेस में गलतियाँ या जो त्रुटियाँ है, ये जो गलतियाँ है ये बाधक नहीं है, बल्कि ये क्या है, भाषा सीखने की हिस्सा है। जब तक जो है बच्चे जो है त्रुटियां नहीं करेंगे, गलतियां नहीं करेंगे, तब तक वो जो है सही ढंग से सीख नहीं सकता है। तो त्रुटियां जो है या गलतियां जो है भाषा सीखने की प्रक्रिया में एक प्रक्रिया की एक हिस्सा है, ना कि बाधक तत्व। इसलिए जो अभिकथन ये गलत हो जाएगा। उसके बाद कारण देखेंगे। कारण में दिया गया है गलतियाँ यह संकेत देती है कि बच्चा किस प्रकार के तर्क का प्रयोग कर रहा है और वे सीखने का एक स्वाभाविक हिस्सा है। ये जो है ये कारण सत्य है, और यहाँ पे बताया गया है कि जो गलतियाँ क्या है, सीखने की एक स्वाभाविक हिस्सा है, ना कि ये बाधक है। तो कारण सत्य है लेकिन अभिकथन गलत है। तो इसमें जो है एस गलत किस में दिया? ऑप्शन सी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें ये जो अभिकथन गलत है लेकिन जो ये रीजन है, कारण वो सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है सही सुमेलित कीजिए। कॉलम पी जिसमें दिया गया है आकलन का तरीका, और कॉलम 1 जिसमें दिया गया है प्रमुख विशेषता। तो जो आकलन की जो तरीका है उसकी विशेषता क्या है उसको सही सुमेलित करना है। ती दिया है पोर्टफोलियो। तो इसकी विशेषता क्या होता है? तो पोर्टफोलियो की विशेषता ये रहता है कि इसमें जो प्रगति है, प्रगति मतलब जो प्रोग्रेस कर रहा है बच्चा, तो उस प्रोग्रेस का क्रमिक और दीर्घकालिक विवरण होता है। क्रमिक मतलब जो क्रम में हुआ है कि इस साल ये सीखा, फिर ये सीखा, ये सीखा, तो ये सीक्वेंस में रहेगा, क्रम में रहेगा, और पूरा एक दीर्घकालिक विवरण रहता है। मतलब दीर्घकालिक इसमें रिकॉर्ड रहेगा, लॉन्ग टर्म का या लंबे समय तक का। तो ये होता है कि इसमें पोर्टफोलियो की विशेषता। पी का हो जाएगा 2, पी का 2। उसके बाद जो है क्यों दिया है उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड। तो इस रिकॉर्ड में क्या होता है, तो इस रिकॉर्ड के माध्यम से जो विशिष्ट घटना है, जो विशिष्ट जो घटना घटित हुआ है उस घटनाओं का और जो व्यवहार है उनकी जो व्यवहार का वर्णनात्मक अभिलेख होता है, रिकॉर्ड होता है। तो बच्चा की जो विशेष घटना रहेगा उसके जो सीखने की कार्यकाल में और उसकी जो व्यवहार है उसका इसमें वर्णनात्मक रिकॉर्ड रहता है। ये क्यों का हो जाएगा 3, क्यों का 3। उसका जो है आर दिया है साक्षात्कार। तो साक्षात्कार में इस जो इंटरव्यू होता है, तो साक्षात्कार जो क्या होता है, ये मौखिक अभिव्यक्ति। तो ये हो जाएगा आर का 1। तत्कालिक प्रक्रिया, तत्कालिक मतलब इसमें त्वरित प्रक्रिया प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया जो उसका प्रक्रिया देंगे, फीडबैक देंगे। और जो इसमें मौखिक अभिव्यक्ति होता है, ओरल इंटरव्यू जो अभिव्यक्ति होगा, अपनी जो विचार है स्पीच उसको प्रेजेंट करते हैं। तो इसकी जो है जांच होता है किसके माध्यम से? साक्षात्कार के माध्यम से। कि हो जाएगा आर का 1, आर का 1 हो जाएगा। उसके बाद जो है एस दिया है स्व आकलन। स्व मतलब क्या होता है? स्वयं। तो जो है स्वयं से आकलन करना। तो इसमें जो इसका हो जाएगा विशेषता अपनी सीखने की प्रक्रिया पर चिंतन और उत्तरदायित्व। तो अपनी जो है यहाँ पे स्वाकलन में खुद उसके आकलन कर रहे हैं। अब हम जो है उस बच्चा क्या सीख रहा है तो उसकी जो प्रक्रिया पर चिंतन, वो खुद चिंतन करेगा और उत्तरदायित्व रहेगा। कि हो जाएगा स्व आकलन। तो एस का हो जाएगा 4, एस की विशेषता ये हो जाएगा 4। पी का 2, जिस ऑप्शन में पी का 2 नहीं है उसको हटा देंगे। ऑप्शन ए में नहीं है और सी में नहीं है। उसके बाद क्यू का 3, क्यू का 3 बी में भी नहीं है, बी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पी का हो जाएगा इसमें 2, उसके बाद क्यू का 3 और आर का 1 और एस का 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
प्रश्न है, सही सुमेलित कीजिए। कॉलम पी जिसमें दिया गया है मूल्यांकन का प्रकार, और कॉलम वन जिसमें दिया गया उनके उद्देश्य। पी है यहाँ पे निर्णयात्मक मूल्यांकन। जो निर्णयात्मक मूल्यांकन, इसके उद्देश्य क्या रहता है? तो इनके उद्देश्य ये है, जो विशिष्ट भाषाई कठिनाइयाँ हैं उन कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। तो जो है कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना क्या होता है? ये निर्णयात्मक मूल्यांकन की उद्देश्य होता है। तो ये पी का हो जाएगा 2, पी का 2। तो जो निर्णयात्मक के माध्यम से जो भाषा में जो कठिनाई रहेगा, कठिनाइयों के जो कारण को पता लगाकर उसका निराकरण करना, मतलब उसका समाधान करना रहता है। तो ये हो जाएगा पी का 2। उसके बाद जो है क्यों दिया है रचनात्मक मूल्यांकन। तो रचनात्मक मूल्यांकन, तो इसकी विशेषता, ये उद्देश्य क्या होता है? तो कक्षा शिक्षण के दौरान, जो कक्षा शिक्षण है, टीचिंग है, उसके दौरान निरंतर सुधार करना और उस पर विकास करना, ये होता है रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषता या उद्देश्य। तो क्यों का हो जाएगा 3, क्यों का 3। उसके बाद आर दिया है योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन के माध्यम से क्या होता है? भाषा कौशलों की अंतिम उपलब्धि का मापन करना। तो जैसे क्या है, एग्जाम जो होता है, तो एग्जाम जो होता है अंत में होता है, वार्षिक होता है, ईयरली होता है। तो क्या होता है, ये वो योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता होता है। तो जो योगात्मक मूल्यांकन होता है, इसमें भाषा कौशलों की अंतिम उपलब्धि, मतलब अंत में वो क्या सीख रहे हैं, पूरी तरह से उस उपलब्धि का मापन करना होता है। किसमें? योगात्मक मूल्यांकन में। हो जाएगा आर का 1, आर का 1। उसके बाद जो है एस दिया है सतत मूल्यांकन। तो सतत मूल्यांकन ये क्या होता है? अधिगम और शिक्षण का ये अभिन्न अंग है। टीचिंग और ये अधिगम, लर्निंग और टीचिंग का क्या है? ये अभिन्न अंग है सतत मूल्यांकन। एस का हो जाएगा 4, एस का 4। पी का 2 जिस ऑप्शन में नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है और सी में नहीं है। उसके बाद क्यू का 3, क्यू का 3 ऑप्शन डी में नहीं है, डिबेट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पी का हो जाएगा 2, उसके बाद क्यू का 3, आर का 1 और एस का 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, सही सुमेलित कीजिए। कॉलम पी जिसमें दिया गया है भाषाई क्षमता, और कॉलम जो 1 है उसमें दिया गया है आकलन का प्रभावी तरीका। तो जो आकलन का जो प्रभावी तरीका है उसको सही सुमेलित करना है। पी दिया गया है सूक्ष्म लेखन कौशल। तो सूक्ष्म लेखन कौशल, तो इनकी जो आकलन का प्रभावी तरीका या इफेक्टिव जो तरीका क्या हो सकता है, जब हम सूक्ष्म लेखन कर रहे हैं कौशल, तो इनके जो ये हो सकता है, इसका क्या होगा? दी गई अधूरी कहानी को तार्किक अंत देना। तो जो लेखन, यदि हम जो लेखन कर रहे हैं, स्किल्ड जो राइटिंग स्किल कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो सूक्ष्म लेखन है, तो सूक्ष्म लेखन का जो कौशल का विशेषता या तरीका ये रहता है, तो जो दी गई अधूरी जो कहानी है, उस कहानी को तार्किक क्रम से या तार्किक अंत देना। मतलब कहानी जो अधूरी है, तो उस अधूरी कहानी को पूर्ण करना ही क्या होता है? इस सूक्ष्म लेखन कौशल की विशेषता या उसकी उद्देश्य होता है। तो पी का हो जाएगा 3, पी का 3। उसके बाद क्यों दिया है? क्यों में दिया है श्रवण बोध। श्रवण बोध मतलब जो है, श्रवण मतलब जो है सुनना, और बोध मतलब समझना, सुनकर समझना। तो ये इसकी जो है विशेषता, ये उद्देश्य क्या हो जाएगा? कहानी सुनकर मुख्य बिंदुओं को क्रम से बताना। तो जो है देखो, श्रवण मतलब क्या हो गया? सुन रहे हैं, तो कहानी सुनकर मुख्य बिंदुओं को क्रम से बताना। बोध मतलब यहाँ पे क्या है? उस चीज़ को समझ चुका है, और समझ चुका है, इसी वजह से वो क्या करेगा? उस कहानी को सुनकर जो उसमें मुख्य बिंदु है, उस मुख्य बिंदु को क्रम से वो बताएंगे। तो हो जाएगा क्यों का विशेषता हो जाएगा 1, क्यों का हो जाएगा ये 1। उसके बाद जो है आर दिया है मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति, तो यहाँ पे मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषता क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या होता है? तत्कालिक भाषण के माध्यम से विचार रखना। तो ये जो है मौखिक मतलब हो जाएगा ओरल, और अभिव्यक्ति मतलब अपनी जो स्पीच है, अपनी जो विचार है, उस विचार को रखना। और ये जो है तत्कालिक भाषण, तत्कालिक मतलब जो है तुरंत जिस टाइम हो रहा है भाषण, उसी समय जो है भाषण के दौरान ही उसकी जो विचार है, ये सोच है, मतलब उस स्पीच के प्रति, तो उसको क्या करेगा? तत्कालिक भाषण के माध्यम से विचार रखना। तो हो जाएगा मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषता या उसका तरीका। आर का हो जाएगा 4, आर का 4। उसके बाद एस दिया है पठन कौशल। पठन कौशल, पठन मतलब पढ़ना होता है, और कौशल मतलब रीडिंग स्किल। तो रीडिंग स्किल की जो यहाँ पे विशेषता या तरीका क्या हो जाएगा? अपरिचित संदर्भों में। देखो, हम बुक यदि रीड करते हैं, बुक रीड करते हैं, तो उसमें बहुत सारे जो नया नया शब्द मिलते हैं हमें सुनने को या पढ़ने को। तो उसमें यहाँ पे बोला जा रहा है जो अपरिचित है, अपरिचित मतलब हम उस बारे में पढ़े नहीं हो शब्द को, तो क्या हो जाएगा हमारे लिए? अपरिचित। तो जो संदर्भ है, तो अपरिचित संदर्भों में शब्दों का सटीक प्रयोग करना, तो हो जाएगा पठन कौशल की विशेषता या तरीका। ये एस का हो जाएगा 2, एस का 2। पी का 3 जिस ऑप्शन में नहीं है उसको हटा देंगे, सी में नहीं है, डी में नहीं है। उसके बाद क्यू का 1, क्यू का 1 ऑप्शन ए में नहीं है, तो ऑप्शन में ए भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पी का हो जाएगा 3, उसके बाद क्यू का 1, आर का 4 और एस का 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
प्रश्न है सही सुमेलित कीजिए। कॉलम पी जिसमें दिया गया है गलतियों का स्वरूप और कॉलम वन जिसमें दिया गया उनकी निहितार्थ या उनकी विशेषता या उसकी उद्देश्य। पी दिया गया यहाँ पे अंतर्भाषाई गलतियाँ। जो अंतर्भाषाई गलतियाँ इसकी जो है निहितार्थ क्या होता है, इसमें क्या निहितार्थ रहता है, तो इसकी जो निहितार्थ ये रहता है यदि जो अंतर्भाषाई गलतियाँ कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है मातृभाषा के प्रभाव के कारण होने वाली त्रुटियाँ। तो जो अंतर्भाषी मतलब जो अलग अलग यहाँ पे जो भाषा जैसे जो है हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी बोलते वक्त क्या है हम लोग जो है बहुत सारी जो छत्तीसगढ़ी बोली का जो है शब्द भी यूज कर लेते हैं, कुछ इंग्लिश का भी उसमें शब्द आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा अंतर्भाषाई गलतियाँ। और ये गलतियाँ किस वजह से होता है, ये इसमें क्या निहितार्थ होता है जिसकी वजह से होता है, तो मातृभाषा के प्रभाव के कारण होने वाली त्रुटि हो जाएगा पी का 2। पी का 2 हो जाएगा इसमें। मातृभाषा अपनी जो बोली हो गया मातृ बोली तो उनके प्रभाव के कारण होने वाली त्रुटियाँ क्या कहलाएगा, ये अंतर्भाषाई गलतियाँ। तो पी का हो जाएगा 2। उसके बाद जो है क्यों दिया है विकासात्मक गलतियाँ। विकासात्मक गलतियाँ तो इसमें क्या होता है नियम का अत्यधिक सामान्यीकरण करना। तो जो है ये विकासात्मक गलती ये है कि जो नियम है उसका अत्यधिक सामान्यीकरण करना, ये हो जाएगा क्यों का 1। क्यों का 1। उसके बाद जो है आर दिया है निष्पादन त्रुटियाँ। निष्पादन त्रुटियाँ तो थकान या असावधानी के कारण अस्थायी चूक। तो ये हो जाएगा निष्पादन मतलब हम उसको निष्पादित कर रहे हैं तो उस समय त्रुटियाँ होगी, तो थकान या असावधानी के कारण जो ये त्रुटियाँ होगी अस्थायी चूक या त्रुटियाँ तो हो जाएगा निष्पादन त्रुटियाँ। आर का हो जाएगा 4। आर का 4। उसके बाद एस दिया है तार्किक गलतियाँ। तार्किक गलतियाँ किसकी वजह से होगा या क्या निहितार्थ रहेगा, लेखन की तुलना में पढ़ने की प्रक्रिया में जटिलता। तो लेखन मतलब जब हम लिख रहे हैं तो लिखने की तुलना में यदि पढ़ने में रीडिंग की समय जो क्या हो रहा है पढ़ने की समय प्रक्रिया में जो जटिलता आ रही है तो क्या होगा वो तार्किक गलतियाँ होगा। तो ये एस का हो जाएगा 1, एस का हो जाएगा 3। पी का 2। पी का 2 जो है पी में नहीं है और डी में नहीं है। उसके बाद क्यू का 1। क्यू का 1 सी में भी नहीं है, सी में हट जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पी का हो जाएगा 2। उसके बाद क्यू का 1, आर का 4, एस का 3 तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है मूल्यांकन की तार्किक प्रक्रिया को व्यवस्थित क्रम बढ़ते हुए शैक्षणिक महत्व के अनुसार लगाइए। तो ये जो मूल्यांकन की जो तार्किक प्रक्रिया है, तार्किक प्रक्रिया की जो व्यवस्थित क्रम है उसको व्यवस्थित क्रम में लगाना है। तो जो मूल्यांकन करते वक्त हमें जो है सबसे पहले किस पे ध्यान देना है, तो मूल्यांकन की जो है उद्देश्यों का निर्धारण करना। तो जो मूल्यांकन कर रहे हैं तो मूल्यांकन की जो उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है उसको पहले निर्धारित करना। ये होगा पहले क्रम पे मूल्यांकन की जो उद्देश्य है उसका निर्धारण करना। अब हम तो मूल्यांकन का उद्देश्य निर्धारित कर लिए, उद्देश्य निर्धारित करने के बाद क्या करेंगे, जो साक्ष्य या डाटो जो आंकड़ों का संग्रहण करना। जो डाटा है या जो आंकड़ा है उसका हम क्या करेंगे, संग्रहण मतलब कलेक्शंस कर लेंगे। ये हो गया आटा जो डाटा है या आंकड़ा है या जो साक्ष्य है उसको संग्रहण करना या कलेक्शंस करना। जो डाटा कलेक्ट कर लिए, अब हमारे पास जो है डाटा आ गया। अब उस डाटा के बेस्ड में हम क्या करेंगे, जो प्राप्त हमें परिणाम मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट को हम क्या कर लेंगे, विश्लेषण कर लेंगे, एनालाइज कर लेंगे। तो जाएगा तीसरे नंबर पे। अब जो हमें परिणाम मिला उस परिणाम के बेस में हम लोग विश्लेषण कर लिए, एनालाइज कर लिए। अब एनालाइज करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमें जो डाटा मिला था उसके एनालाइज कर लिए, विश्लेषण कर लिए, तो उसके परिणाम के बेस्ड में अब आगे का प्रोसेस क्या करेंगे, छात्रों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना। तो प्रतिपुष्टि मतलब जो है स्टूडेंट्स को उसके जो हमें एनालाइज किए हैं, हम जो रिजल्ट मिला हमें उस रिजल्ट के बेस्ड में हम क्या कर लिए, एनालाइज कर लिए। एनालाइज मतलब जो है एनालाइज कर लिए, हम लोग विश्लेषण कर लिए। विश्लेषण करने के बाद अब हम क्या कर लेंगे, जो है छात्रों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना। प्रतिपुष्टि मतलब जो है इस एनालिसिस के बेस्ड में ही हम उसका क्या करेंगे, फीडबैक प्रदान करेंगे। अब जो है आगे की प्रोसेस क्या रहेगा, फीडबैक प्रदान कर लिए तो उसके बाद जो है सुधारात्मक शिक्षण रिमेडियल टीचिंग का आयोजन करना। अब हम फीडबैक प्रोवाइड कर दिए, अब जहाँ पे सुधार की आवश्यकता रहेगा तो हम आगे अंत में क्या करेंगे, सुधारात्मक शिक्षण का आयोजन करेंगे। तो जाएगा 5वें नंबर पर। शुरू में पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, एम, दूसरे नंबर पे आ जाएगा एन, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा ये के, चौथे नंबर पे आ जाएगा ये ओ, ये चौथे नंबर पे आ जाएगा, और 5वें नंबर पे ये एल। शुरू में एम जिस ऑप्शन में नहीं है उसको हटा देंगे, बी में नहीं है और डी में नहीं है। एम के बाद एन, सी में नहीं है, सी भी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शुरू में हो गया एम, एम के बाद एन, एन के बाद के के बाद ओ के बाद एल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है भाषा दक्षता के विकास के सोपानों को उनके सीखने की जटिलता के आधार पर सही क्रम में व्यवस्थित करें। अब यहाँ पे बताना है जो बच्चा जो है भाषा की दक्षता के विकास के जो सोपान हैं तो
तो उसको सीखने के जो जटिलता है, जटिलता के आधार पर जो सीखता है उस क्रम को व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो बच्चा जो है जो भाषा है उस भाषा को केवल पहचानेगा, मतलब वहाँ पे जो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशंस करेगा, पहचानना सीखेगा, तो हो जाएगा केवल पहचान। तो शुरू में जो है वो पहचानना सीखेगा, पहचानने के बाद जो है वो धीरे धीरे उस भाषा का क्या करना शुरू कर देगा, उसका यांत्रिक अभ्यास। यांत्रिक अभ्यास मतलब जो है अपने जो भाषा सीखा है उसको पहचान तो कर लिया कि क्या भाषा, उसको पता नहीं है जिस भाषा में, जैसे अब क्या है कि जिस इन्वायरमेंट में, परिवेश में यदि जो अंग्रेज़ का बच्चा है तो अंग्रेज उसी की भाषा में बोलना सीखेगा, और जो जिस भाषा में बोलना सीख रहा है उसी भाषा को क्या होगा वो भी सीखना स्टार्ट करेगा। तो ये जो है केवल पहले क्या करेगा, पहचानेगा, उसको पहचानने के बाद यांत्रिक अभ्यास करेगा, मतलब अपने से, अपने ढंग से, अपने जो भी बोली में वो जो है बच्चा बोलना सीखेगा। तो ये यांत्रिक अभ्यास हो जाएगा। यांत्रिक अभ्यास के बाद जो है क्या करेगा, अर्थ ग्रहण, मतलब जो भाषा सीखा है तो उसका अर्थ ग्रहण, मतलब जो अर्थ को पहचानेगा कि वो बोल क्या रहा है, क्या सीख रहा है, उसको हो जाएगा अर्थ ग्रहण करना। अर्थ ग्रहण करने के बाद जो आगे का प्रोसेस क्या है, अर्थ ग्रहण कर लिए, उसका मीनिंग समझ लिए, अब वो संदर्भ में प्रयोग करेगा, अपने संदर्भ में जो है उसको क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा, प्रयोग करेगा। तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। अब वो प्रयोग करना सीख लिया, अब जो है सृजनात्मक प्रयोग, सृजनात्मक प्रयोग मतलब अपने ढंग से बना के जो है क्रिएटिव यूज करेगा उसको। तो हो जाएगा अंत में 5वें नंबर पे। शुरू में हो जाएगा ये ओ के बाद दूसरे नंबर पे हो जाएगा ये एम, तीसरे नंबर पे हो जाएगा ये एल, और चौथे नंबर पे हो जाएगा ये एन, और 5वें नंबर पे हो जाएगा ये की। शुरू में वो जिस ऑप्शन में नहीं है उसको हटा देंगे, बी में नहीं है और डी में नहीं है। ओ के बाद एम, सी में भी नहीं है, ओ के बाद एम, तो सी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शुरू में हो गया ओ के बाद एम, एम के बाद एल, एल के बाद एन, एन के बाद के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, भाषा आकलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यह विचार कीजिए। पहला कथन एल दिया है, आकलन का आधार केवल पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यास से होनी चाहिए। तो जो है पहला कथन ये गलत हो जाएगा एल, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है जो आकलन का जो आधार है, आकलन का जो आधार बेस्ड, वो केवल पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यास से होना चाहिए। तो ये जो है केवल पाठ्य पुस्तक के अंत से नहीं होगा, बल्कि वो गतिविधि आधारित भी होगा, गतिविधि, संवाद के माध्यम से, क्यों क्या सीख रहा है, संवाद करेंगे गतिविधि के बेस्ड में, प्रयोजना के बेस्ड में, और उसकी जो है दैनिक जीवन में क्या सीख रहा है उसके आधार पे होना चाहिए। ना कि यहाँ पे आकलन का जो आधार है केवल पाठ्य पुस्तक के अंत में अभ्यास से नहीं होना चाहिए, उसकी गतिविधि के बेस्ड से, मतलब जो एक्टिविटी के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, परियोजना के माध्यम से, ये जो है सभी माध्यम है उस माध्यम के द्वारा होना चाहिए, ना कि केवल उसकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए उनके माध्यम से। इसलिए जो यहाँ पे जो कथन है ये असत्य हो जाएगा। तो जिसमें एल है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में है एल और ऑप्शन डी में भी एल आ जाएगा, तो ए और डी हट जाएगा। उसका जो है कथन एम दिया है, आकलन बच्चों के सीखने के भय को कम करने वाला होना चाहिए। तो जो आकलन है वो क्या होना चाहिए, बच्चे के जो भय है, डर है, उसको कम करने वाला होना चाहिए। तो जो कथन है ये सही है। उसके अब यहाँ भी हम ऑप्शन में भी देखेंगे तो जो इसमें सी है उसमें एम नहीं दिया है, तो सी को भी यहाँ पे हटा सकते हैं, तो हमारा आंसर भी हो जाएगा। इसका जो है कथन एन दिया है, यह शिक्षक को अपनी शिक्षण पद्धति पर पुनः विचार का अवसर देता है। तो जो कथन है ये भी सत्य है कि जो भाषा आकलन का जो संदर्भ में, ये इसके कथन में ये सही है कि ये जो भाषा आकलन जो शिक्षक है उसको, शिक्षक को अपनी जो शिक्षण पद्धति है, उनकी जो टीचिंग मेथड है, उस टीचिंग मेथड पर पुनर्विचार करने का अवसर देता है। तो जो कथन है ये भी सही है। उसका जो है कथन ओ दिया है, आकलन में बच्चों की भाषा के सामाजिक संदर्भ को शामिल करना अनिवार्य है। तो जो है ये कथन हो ये भी सत्य है कि आकलन में हम जो आकलन कर रहे हैं तो उस आकलन में जो बच्चों की भाषा की जो सामाजिक संदर्भ है उस सामाजिक संदर्भ को भी शामिल करना चाहिए, यह करना अनिवार्य है। तो जो कथन हो ये भी सत्य है। उसका जो है कथन पी दिया है, केवल औपचारिक परीक्षाएं ही भाषाई क्षमता का सटीक मापन कर सकती है। तो जो कथन पी ये भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि केवल जो है औपचारिक परीक्षा ही नहीं, जो है प्रयोग हो गया, प्रयोग आधारित, और जो परियोजना आधारित, गतिविधि आधारित, दैनिक गतिविधि आधारित, ये जो है सभी जो माध्यम है उस माध्यम के आधार पे होना चाहिए, ना केवल औपचारिक परीक्षा। तो जो है केवल यहाँ पे औपचारिक परीक्षा के माध्यम से भाषा क्षमता का सटीक
मापन नहीं कर सकते हैं, उसमें जो हम लोग उसके प्रयोग जो है बच्चा जो है क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा है, तो उसकी जो प्रयोग हो गया, उसकी प्रयोजना हो गया, उसकी गतिविधि हो गया, इन सब पे आधारित होना चाहिए, ना कि केवल औपचारिक परीक्षा के माध्यम से। तो जो है सभी पे आधारित जो है भाषाई क्षमता क्या होगा, सटीक मापन होगा, ना कि केवल औपचारिक परीक्षा। इसलिए जो कथन पी ये गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन सा कथन सत्य हो रहा है, इसमें कथन एम, एन और ओ, ये तीनों कथन सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें केवल एम, एन और ओ कथन जो है सही है। प्रश्न है, पठन और लेखन प्रक्रियाओं में त्रुटियों के महत्व से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन दिया एल, त्रुटियां बच्चों के संज्ञानात्मक रिक्तियों को भरने का माध्यम है। ये जो है कथन एल, ये सत्य है कि जो त्रुटियां के माध्यम से बच्चे की जो संज्ञानात्मक रिक्तियाँ है या कमी है उसको भर सकती हैं। ये जो है कथन एल, ये सत्य है। तो जिस ऑप्शन में एल नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन एम दिया है, त्रुटियां यह स्पष्ट करती है कि बच्चा भाषा को रटने के बजाय उसे निर्मित कर रहा है। तो जो है दूसरा कथन एम भी सत्य है कि जो त्रुटियां है या जो गलतियां है यह स्पष्ट करती है कि जो बच्चा भाषा को रटने के बजाय, जो भाषा उसको रटने के बजाय किस पे कर रहा है, वो उसे निर्मित कर रहा है, मतलब जो भाषा को निर्मित कर रहा है। तो जो कथन एम ये भी सत्य है। उसका जो है कथन एन दिया है, उच्च प्राथमिक स्तर पर त्रुटियों को पूरी तरह समाप्त कर देना ही मूल्यांकन का एकमात्र लक्ष्य है। तो जो है ये कथन एन ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है त्रुटियों को ध्यान नहीं देंगे, हम त्रुटि को हटा देंगे तो उसके माध्यम से हम जो है मूल्यांकन का एकमात्र लक्ष्य है। तो जो कथन एन ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि मूल्यांकन का लक्ष्य केवल त्रुटि को हटा देना नहीं है, बल्कि त्रुटियाँ जो है क्या एक हिस्सा है। यदि त्रुटियाँ ही नहीं रहेंगे तो जो है बिना गलती किए तो सीख ही नहीं सकते हैं। तो त्रुटियाँ जो है जो सीखने की जो है क्या है, हिस्सा है, ना कि उसमें बाधा है। तो ये जो हटाना उचित नहीं है। तो मूल्यांकन का एकमात्र लक्ष्य केवल जो है हटाना नहीं है, बल्कि जो है संज्ञानात्मक विकास हो गया, संज्ञानात्मक हो गया, भावात्मक हो गया, और संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक एक्टिविटी बेस्ड। तो ये जो है शारीरिक, मानसिक, भौतिक, ये जो है सभी क्रियाओं पे फोकस करते हैं, ना कि केवल जो त्रुटि है उसको हटा देना। इसलिए जो कथन एन ये असत्य हो जाएगा। तो जिसमें एन है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में है एन तो ऑप्शन ए भी हट जाएगा। उसका जो है कथन ओ दिया है, लिखने में होने वाली वर्तनी की त्रुटियां हमेशा भाषाई पिछड़ेपन का संकेत होती है। तो जो कथन ओ ये भी सत्य हो जाएगा, क्योंकि जो लिखने में होने वाली जो त्रुटियां है वो क्या है, होने वाली वर्तनी की त्रुटियां हमेशा। तो जो त्रुटियां होना क्या है, एक सीखने की जो है ये क्या है, हिस्सा है, ना कि उसमें बाधा है। इसलिए जो कथन हो ये भी असत्य हो जाएगा। उसके बाद जो है कथन पी दिया है, पी में दिया है, पढ़ने में अर्थ की त्रुटि शब्द की त्रुटि से अधिक गंभीर मानी जाती है। तो जो कथन पी ये भी सत्य है कि जो पढ़ने में यदि अर्थ की त्रुटि हो रहा है तो अर्थ की त्रुटि जो है शब्द की त्रुटि से अधिक गंभीर मानी जाती है। यदि हम अर्थ में त्रुटि कर रहे हैं जो, तो उसका अर्थ अलग गलत आएगा। तो स्पष्ट है कि जो क्या है, शब्द की त्रुटि से अधिक गंभीर मानी जाती है। तो कथन पी ए भी सही है। तो इसमें कौन कौन से कथन सत्य हो रहा है, कथन एन और ओ गलत है, एन और ओ वाला को हटा देंगे। ये जो है कथन एल पी एम, ये बी और डी दोनों सही हैं। तो इसमें जो है एक में हम जो है जैसे यहाँ पे ओ ले लेते हैं, ये ऑप्शन बी में ओ ले लेते हैं, तो ऑप्शन बी को हटा देंगे, क्योंकि ये जो बी और डी दोनों में सेम है, यहाँ भी एल एम पी दोनों में सेम है, तो ये बी को हटा देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें केवल कौन कौन से कथन सत्य है, कथन एल और एम और पी, ये तीनों कथन सही हैं। तो ये बी और डी दोनों में दिया है, तो हमारा आंसर जो है बी डी दोनों को ले सकते हैं, लेकिन एक को हटा देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें केवल एल एम और कथन पी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न है, भाषा क्षमता के आकलन के संदर्भ में कौन सा संयोजन उचित है। पहला कथन, पोर्टफोलियो में केवल बच्चों के सबसे अच्छे कार्यों का संग्रह होना चाहिए। तो ये जो है कथन एल असत्य हो जाएगा, क्योंकि पोर्टफोलियो में जो है केवल बच्चों के जो अच्छे कार्य है उसको शामिल बस नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी जो कमियां हैं, उसकी कमियां क्या है, वो क्या सीख रहे हैं, उसकी जो सीखना हो गया, उसकी क्या कमियां, क्या सीखना है, क्या त्रुटियां है, और उसकी जो गतिविधि, मतलब जो है सभी या भिन्न, मतलब जो है विभिन्न या जो अलग अलग जो गतिविधियां है या जो अलग अलग कार्य है, सभी कार्य शामिल होना चाहिए ना, उसके अच्छे कार्य। इसलिए जो है कथन एल ये सत्य हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हमें सही कथन की चुनाव करना है, जिस ऑप्शन में एल होगा उसको हटा देंगे। ऑप्शन ए में है एल और ऑप्शन सी में है, ए और सी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन एम दिया है, अवलोकन
एक अप्रत्यक्ष और अनौपचारिक आकलन की विधि है। तो जो है कथन एम ये सत्य है कि जो अवलोकन या ऑब्जर्वेशंस क्या है, एक इनडायरेक्ट और अनौपचारिक इनफॉर्मल क्या है, आकलन की विधि है। तो जो कथन एम ये सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें केवल एम बच सत्य है। उसका जो है कथन एन दिया है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का अर्थ जो है केवल भाषाई कौशलों का परीक्षण है। तो जो है कथन एन ये भी सत्य हो जाएगा, क्योंकि जो व्यापक का अर्थ जो है केवल भाषाई कौशलों का आकलन नहीं है, बल्कि इसमें जो पूरा जो संज्ञानात्मक कौशल हो गया, संज्ञानात्मक कौशल हो गया, और जो है क्रियात्मक कौशल हो गया, और भावात्मक कौशल, मतलब जो जितने भी जो है शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक हर एक प्रकार की जो स्किल है, कौशल है, वो पूरा होता है व्यापक में, ना कि केवल उसकी भाषाई कौशल। इसीलिए जो कथन है ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें केवल एम बच जो है सत्य है। प्रश्न है, भाषा की प्रकृति के अनुसार मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुआयामी और लचीला जो सीखने की विभिन्न शैलियों को स्थान दे सके। प्रश्न है, सीखने के लिए आकलन का मुख्य तत्व क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें शिक्षक और छात्र दोनों की सक्रिय भागीदारी और निरंतर सुधार शामिल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है। पहला जो ऑप्शन ए दिया है, विचारों की मौलिकता और तार्किक संबंधता, यहाँ पे सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु पूछा गया है, तो ये तो जो है उचित बिंदु रहेगा, तो ये हट जाएगा। उसके बाद जो दूसरा दिया ऑप्शन बी, शब्दावली का उचित और प्रभावशाली प्रयोग, ये भी हट जाएगा, क्योंकि ये उनकी विशेषता, ये महत्वपूर्ण विशेषता है। उसके बाद जो है सी दिया, सुंदर लिखावट और मानक वर्तनी की अक्षरशः शुद्धता। इसका जो है डी दिया, संदर्भ के अनुसार लेखन की शैली का चुनाव, तो डी भी हट जाएगा। तो इसका जो है सबसे कम महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला, सुंदर लिखावट और मानक जो वर्तनी की अक्षरशः शुद्धता। तो ये जो है सी वाला उतना जो है महत्वपूर्ण नहीं है, कम महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, यदि एक बच्चा सड़क को सड़क बोलता है तो मूल्यांकन के आधार पर शिक्षक की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव मानते हुए सुनने और बोलने के पर्याप्त अवसर देना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन में वार्तालाप को सबसे प्रभावी क्यों माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि क्या होता है, इसमें यह बच्चे की सहज अभिव्यक्ति और संप्रेषण कौशल को उजागर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, सही कथनों का चुनाव करें। पहला कथन दिया है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो शिक्षण के साथ साथ चलती है। तो जो है पहला कथन ये सही है कि मूल्यांकन क्या है, एक निरंतर कंटिन्यू चलने वाली क्या है, प्रक्रिया, प्रोसेस है जो शिक्षण या टीचिंग के साथ साथ चलती है। तो पहला कथन सही है। तो जिसमें पहला कथन नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। उसके बाद जो है दूसरा कथन दिया है, बच्चों की गलतियाँ शिक्षक के लिए शिक्षण सामग्री के चयन में मार्गदर्शक होती है। तो जो है ये दूसरा कथन भी सही है कि जो बच्चों की जो गलतियां है ये क्या है, शिक्षक के लिए शिक्षण सामग्री के चयन में, तो शिक्षण सामग्री में क्या यूज कर रहे हैं, तो चयन में एक मार्गदर्शक होती है। तो ये दूसरा कथन ये भी सही है। तो जो जिसमें दूसरा कथन नहीं उसको हटा देंगे, ऑप्शन डी में नहीं है तो ऑप्शन डी हट जाएगा। उसके बाद जो है तीसरा कथन दिया, केवल लिखित परीक्षा ही भाषा के चारों कौशलों का समान रूप से आकलन कर सकती है। तो जो है ये तीसरा कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है यहाँ पे केवल लिखित परीक्षा बोला जा रहा है, और चार कौशल कौन सा होता है, लिखना हो गया, पढ़ना हो गया, लिखना, पढ़ना और बोलना और सुनना, ये चार कौशल हो गया। तो यहाँ पे जो है केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना ये सीख सकते हैं नहीं, यहाँ पे केवल बोला गया है। तो इसके लिए जो है लिखित जो भाषा कौशल है, जो भाषा को स्किल करने के लिए या भाषा को अच्छा बनाने के लिए उसको लेखन, पढ़ना और लिखना, बोलना, ये सब पे फोकस होना चाहिए, ना कि केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से। इसलिए जो है ये तीसरा कथन असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जो ऑप्शन सी में तीसरा दिया है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें केवल पहला और दूसरा कथन सही है। प्रश्न है, सही कथनों का चुनाव करें। पहला कथन दिया है, आकलन का उद्देश्य बच्चों को डराना या उन पर दबाव बनाना नहीं है।
ये जो है पहला कथन सही कि जो आकलन का उद्देश्य जो है बच्चों को डराना या उन पर दबाव बनाना नहीं होना चाहिए, ये पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा कथन दिया है भाषा सीखने में गलतियाँ यह दर्शाती है कि बच्चा सक्रिय रूप से सीखने में संलग्न है। तो ये जो है दूसरा कथन ये भी सही है कि जो यदि गलतियाँ कर रहे हैं बच्चे तो यह दर्शाएगी, यह शो करेगी कि बच्चा जो है इस भाषा को अच्छे से सीख रहा है, सक्रिय है, एक्टिव है। ये जो है दूसरा कथन सही है। तीसरा कथन दिया है पोर्टफोलियो आकलन में स्वयं बच्चों की भी भूमिका होती है। ये जो है तीसरा कथन ये भी सही है कि जो पोर्टफोलियो आकलन में बच्चों की भी भूमिका होती है, तो तीसरा कथन भी सही है। तीनों कथन सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी और डी दोनों होगा, क्योंकि इसमें दोनों में दिया गया है 1 2 3, मतलब तीनों सही हैं और यहाँ उपयुक्त सभी दिया है। तो ऑप्शन डी में हम लोग जो है कोई नहीं करके डाल सकते हैं, कोई नहीं, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हम लोग सी ले लेंगे या डी। यहाँ पे दोनों दिया है तो यहाँ पे दोनों लेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो एक ही रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और डी दोनों। या डी को हम लोग जो है कोई नहीं लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही हैं। प्रश्न है सही कथनों का चुनाव करें। पहला कथन दिया है पठन प्रक्रिया में अनुमान लगाना एक त्रुटि है जिसे तुरंत सुधारना चाहिए। तो जो है ये पहला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो पठन प्रक्रिया में अनुमान लगाना जो है क्या है, एक रीडिंग जो स्किल है, ये जो पढ़ने की जो कौशल है उसका हिस्सा है। हम अनुमान लगाकर जो है उसके बारे में विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, इसीलिए जो पहला कथन ये गलत हो जाएगा। दूसरा कथन दिया है अर्थ ग्रहण करना शब्द पहचानने से अधिक महत्वपूर्ण भाषाई क्षमता है। तो जो है ये दूसरा कथन ये भी सही है कि जो अर्थ का ग्रहण करना, मतलब अर्थ का जो है उस चीज़ को जानना समझना शब्द पहचानने से अधिक महत्वपूर्ण भाषाई क्षमता है। ये दूसरा कथन सही है। तीसरा कथन दिया मूल्यांकन की प्रकृति ऐसी हो जो बच्चे की ताकत को पहचाने, ना कि केवल कमियों को। तो ये तीसरा कथन ये भी सही है कि जो है मूल्यांकन की प्रक्रिया जो प्रोसेस है प्रकृति ऐसी होना चाहिए जो बच्चे की जो है ताकत है, उनकी कौशल है, उसको पहचाने, ना कि उसकी कमियों को। ये तीसरा कथन ये भी सही है। दूसरा और तीसरा कथन सही है, किस में दिया है, ऑप्शन सी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें दूसरा और तीसरा दोनों कथन सही हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे गलत कथन की चुनाव करना है, गलत कथन की। पहला कथन दिया है सतत मूल्यांकन केवल छात्रों के लिए होता है, शिक्षकों के लिए नहीं। यहाँ पे पहला कथन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सतत मूल्यांकन है केवल ये छात्र के लिए नहीं, छात्र के साथ साथ जो है ये शिक्षकों के लिए भी होता है। और शिक्षक जो है सतत मूल्यांकन के माध्यम से इसमें जो है अपनी जो शिक्षण की पद्धति है, शिक्षण की जो पद्धति है उस पद्धति में सुधार करता है और अच्छे से मार्गदर्शक के लिए इसमें अपने आप को प्रिपेयर कर पाता है या तैयार कर पाता है सतत मूल्यांकन के माध्यम से। इसलिए जो सतत मूल्यांकन छात्र के साथ साथ शिक्षक के लिए भी उपयोगी है या उचित इसका उपयोग है, ये छात्रों के लिए छात्रों के साथ साथ शिक्षक के लिए भी है। तो पहला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल छात्रों के लिए बोला जा रहा है। उसके बाद जो है दूसरा कथन दिया है गलतियाँ सीखने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य पड़ाव है, ये दूसरा सही है। तीसरा कथन दिया है आकलन केवल रटने की क्षमता की जांच करता है यदि वह सही ढंग से न बनाया गया हो। तो ये जो है ये तीसरा कथन भी सही है कि जो है आकलन जो है केवल रटने की जो क्षमता की जांच करेगा यदि वो जो है आकलन की जो तरीका को हम जो है सही ढंग से नहीं बनाएंगे। तो ये तीसरा भी सही है। हमें गलत कथन की चुनाव करना था, तो गलत कौन सा है, पहला बस। ये जो ए हट जाएगा, बी भी हट जाएगा, डी भी हट जाएगा। किस में दिया है, सी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें केवल पहला कथन बस गलत है।